जय हिंद एंड वेलकम टू एट होम शो। आज हमारे शो के मेहमान हैं जो कि आर्म रेसलिंग फील्ड के बहुत ही जाने माने सितारे हैं। एक ने अपने आप को, अपने ज़िले को, अपने राज्य को राष्ट्रीय स्तर तक रिप्रेजेंट करा है। और एक ने अभी अभी हाल ही में स्टेट लेवल चैंपियन बनी है। मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर अभिषेक जी। थैंक यू। एंड मिसेस प्रिया जी, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभिषेक सर, आप तो बचपन से आप रेसलिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। इनफैक्ट आपने कुश्ती जो है नेशनल लेवल पर खेल रखी है। तो ऐसा क्या हुआ था कि आपने कुश्ती को छोड़ करके आर्म रेसलिंग को अपना लिया? फिर क्या थी वो जर्नी, आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इसका रीज़न थोड़ा फ़नी है, एक आप बोल सकते हो एक टाइप का फ़नी, कि हम जब रेसलिंग थे करते तो वो टाइम पे पहली बात मुझे जो बिहार के जो लोग हैं उससे सपोर्ट बहुत कम मिला जी। सपोर्ट वहाँ मुझे बिल्कुल नहीं मिला था। जो था मेरा सपोर्ट था वो मेरे तरफ मेरे फैमिली पूरा स्टार्टिंग से वो हमारा साथ दिए मेरे हर गेम को लेकर। तो मैं जब रेसलिंग था खेलता तो मेरे रेसलिंग में मैं 2 बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ओके आई थिंक इट्स 1 टाइम गोल्ड एंड 1 टाइम सिल्वर। ओके। तो एक एथलीट आपके स्टेट के लिए बाहर से मेडल ला रहा है और आपका स्टेट उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो शायद एक एथलीट को वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा फर्स्ट रीज़न वही था कि अपने रेसलिंग को छोड़कर मैं प्रॉपर आर्म रेसलिंग में आऊँ। और आर्म रेसलिंग स्टार्ट किया मैंने एज अ फ़नी वे में कि एक मेरा फ्रेंड आया मेरे से मिलने। नहीं, फ्रेंड नहीं, एक बंदा था जो वो टाइम पे प्रॉपर आर्म रेसलिंग था करता। ओके। तो वो एक दिन आया मेरे से मिलने और बोला, भैया आप एक बार मेरे से आर्म रेसलिंग करो। अच्छा। तो मैं उससे आर्म रेसलिंग किया। तो वो टाइम पे मेरा रॉ स्ट्रेंथ अच्छा खासा था, तो मेरा रॉ पावर बहुत था। तो मैं उससे आर्म रेसलिंग किया और मैं उसे हरा दिया। तो और उसका नाम था, आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, आयुष सिंह राजपूत। शायद आप लोग उनको जानते होंगे। वो इनफैक्ट अभी भी आर्म रेसलिंग करता है और एक बहुत अच्छा आर्म रेसलर है वो। तो वही मेरे को आर्म रेसलिंग में आने के लिए फोर्स किया। हम लोग ट्रेनिंग साथ हम लोग स्टार्ट किए और आज जो है अभी रेगुलर चल रहा है। फैमिली बैकग्राउंड कैसी थी आपकी? फैमिली, मेरे पापा आर्मी में थे, मेरे जो दादा थे वो भी आर्मी में थे और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। पापा जी आर्मी में थे, इनफैक्ट दादाजी भी आपके आर्मी में थे। मेरे तरफ से उनको एक सैल्यूट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी प्राउड सर्विस। आप नेशन के लिए आप सर्व कर रहे हैं। ओके, सेम चीज़ रिया जी, मेरा आपसे भी सवाल होगा कि चूँकि हमें मालूम हुआ कि आप कबड्डी खेलती थी और आपने कबड्डी में भी स्टेट को रिप्रेजेंट करा है, जीती भी हैं आप। काफ़ी हद तक आपको लोग जानने भी लगे थे कबड्डी के इंडस्ट्री के अंदर। फिर क्या हुआ कि आप भी आर्म रेसलिंग में आ गई कबड्डी को छोड़कर? भैया, मेन गर्ल्स को लेके ये प्रॉब्लम होती है ना कि वो ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करे, गेम वेम पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए घर वाले नहीं बोलते। बट मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मैं कबड्डी भी खेलती थी, मुझे बोलते थे कि खेलो, अच्छे से खेलो। बट सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है भैया, क्या कैसे लड़की खेलेगी, क्या करेगी, ये वो बहुत सारा तरीके की बात है भैया। तो वो मुझे कबड्डी छोड़ना पड़ा था क्योंकि मुझे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना पड़ा था, क्योंकि घर वाले का प्रेशर था। फिर मैं पढ़ाई पे फोकस करके फिर आर्म रेसलिंग में शुरू से इंटरेस्ट था मुझे, बट मौका नहीं मिला। बट मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि आर्म रेसलिंग का मैच वैच हो रहा है, तू खेलेगी? तो मैं बोली हाँ ज़रूर खेलूंगी। तो उसने मुझे बोला स्टेट का मैच हो रहा है, तो फिर मैं ज्वाइन की थी फिर मैच। क्या हम उस फ्रेंड का नाम यहाँ पर ले सकते हैं आप? हाँ जी, उसका नाम प्रियांशु झा है। ओके, तो थैंकफुल टू प्रियांशु झा जी। जिन्होंने आपको एक वे दिखाया कि आप आर्म रेसलिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कर भी रही हैं। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि ये जो आप ट्रॉफी और मेडल्स देख रहे हैं, रिया मैम ने अभी जस्ट खेल करके विन करके हमारे शो पर आई हैं। तो मेरे लिए भी बहुत प्राउड की बात है कि मैम ने अपना
रेस्ट टाइम को ना दे करके, अपने आप को रेस्ट में ना दे करके हमारे शो पर आकर के ऐसा एज अ गेस्ट ज्वाइन करा हमें। थैंक यू सो मच रिया जी। ओके, वैसे मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे और अभिषेक सर की जो पहली मुलाकात हुई थी वो एक कोइंसिडेंट था, और वो कोइंसिडेंट मेरे लाइफ में एक मेमोरेबल मोमेंट बन करके रह गया। क्योंकि मैं नॉर्मली क्या है ना, मैं जिम जाता हूँ फिटनेस के लिए। मुझे एक मेरे फ्रेंड ने कहा कि तुम्हारे आर्म्स अच्छे हैं तो क्यों ना, जैसे अभी रिया मैम ने बताया कि तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी है तो तुम भी ट्राई करो एक बार आर्म रेसलिंग। तो मुझे भी कुछ उसी तरीके से ऐसा रियलाइज़ कराया गया था, तो मैं चला गया खेलने के लिए। अब मैं बिगिनर तो भी ठीक कहलाता है कि उसे पता होता है कि कैसे खेलना है, कहाँ पे रखना है हाथ, कैसे टैकल करना है, कैसे डिफेंस करना है। मैं बिगिनर से भी नीचे था मुझे नहीं पता था कि आर्म रेसलिंग की एक प्रॉपर टेबल होती है, वहाँ पर हाथ रखने का एक प्रॉपर जगह होता है। क्या कहते हैं सर उसे? पैड कहते हैं। पैड पे हाथ रखना होता है और आपको एक ग्रिप दी जाती है यहाँ पर पकड़ने के लिए। दैट इज़ अ रूल ऑफ आर्म रेसलिंग। मुझे वो भी नहीं पता था। मुझे जिस बंदे ने लेकर गया तो उसने बताया कि इसको पकड़ना है, ऐसे खेलना है, ऐसे करना है। और मेरी जो वेट कैटेगरी थी वो ओपन कैटेगरी में आ गई, क्योंकि मैं 75 kg से अबव था और वो ओपन कैटेगरी थी। सेम ओपन कैटेगरी ये थे। और मेरे लाइफ की पहली मुलाकात आर्म रेसलिंग में, पहला रेसलिंग जो था वो इनके साथ कराया गया। आप समझ सकते हैं मेरा दर्द क्या रहा होगा उस समय का। लेकिन इट वॉज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि अगर कोई मेरी तरह बिगिनर बंदा अगर मेरे साथ खेलता और मैं अगर हारा होता तो शायद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकता था। लेकिन एक ऐसे चैंपियन के साथ मैं हारा हूँ जो कि इस देश को न सिर्फ केवल इस देश के अंदर बल्कि इस देश से बाहर जा करके इस इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करने का जज्बा रखते हैं। और ये नेशनल चैंपियन भी रहे, वन टाइम गोल्ड मेडलिस्ट, वन टाइम सिल्वर मेडलिस्ट भी रहे हैं। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट था वो मेरे लिए। तो आगे बढ़ते हैं। सेम जैसे मैं प्रेशर में था पहली बार आपसे मुलाकात करके, तो मुझे लग रहा था कि सामने आप खड़े हैं तो मैं कैसे उस प्रेशर को हैंडल करूं, मैं कैसे खेलूं उनके साथ में। इनफैक्ट मैं, पता है, मैं इनको कान में एक बार जाके ये भी बोला था, भैया थोड़ा आराम से, क्योंकि हाथ है नाजुक, कली हूँ मैं थोड़ा अंदर से। तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है खेल ले, जैसे भी होगा देख लेंगे। तो काफ़ी पोलाइट बिहेव किया था इन्होंने मेरे साथ, ज़्यादा कुछ किया नहीं था। मेरे हाथ में बस थोड़ी 2-3 दिन की इंजरी आई थी सिर्फ। तो सेम आप भी इतने स्टेजेस पे जाते होंगे, तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स को फाइट करते होंगे, तो प्रेशर कहीं ना कहीं बन जाता है अपने आप में कि सामने वाला ओपोनेंट कैसा होगा। तो आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते थे अभिषेक सर? अगर मैं अपना साइड से बोलूँ तो हमारे लिए था ना कि आई थिंक जो रेसलर्स होंगे, यानी जो रेसलिंग करते होंगे, कुश्ती करते होंगे, शायद उस चीज़ का इनको आइडिया होगा, उन लोगों को आइडिया होगा कि रेसलिंग एक ऐसा गेम है कि वो आपको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है ना कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी जो आता है प्रेशर, आप उसको हैंडल कर सकते हो। रेसलिंग हमने किया 2 साल, तो उस 2 साल में मैं अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था, अंदर से। बाहर से तो ऑब्वियसली सारे लोग होते ही हैं, मैं अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था ना कि जब मैंने आर्म रेसलिंग स्टार्ट किया ना, तो फर्स्ट कंपटीशन में, मेरा फर्स्ट मैच में मैंने ओपोनेंट के सामने एग्रेशन शो किया था। मतलब नथिंग, नो प्रेशर, नो प्रेशर। क्या होगा, या जीतूंगा या सीखूंगा, और कुछ नहीं हो सकता ना, यही था, नो प्रेशर। और जब कभी ऐसा फील होता है कि हाँ ओपोनेंट अच्छा है, शायद टक्कर दे, तो हमारे लिए ये है कि मैं खुद को करता हूँ मोटिवेट कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मेरे लिए सबसे बेस्ट ये रहा है कि आई एम द बेस्ट। आज नहीं हो तो कल तो होना ही है, बट आई एम द बेस्ट। हमारे लिए हमेशा से यही रहा है। रिया मैम, आप, मेरा एक सवाल आपसे होगा कि बीइंग, अगर आप स्पोर्ट्समैन तो हैं ही, लेकिन बीइंग अगर जब आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आ रही थी तो आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था? चाहे वो प्रॉब्लम सोसाइटी की हो, घर वालों की हो, या फिर इसी इंडस्ट्री के अंदर में भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो किस तरीके के प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ा था? एज ए एथलीट प्रॉब्लम तो बहुत सारा फेस करना पड़ा था। फैमिली को लेके तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। बट एज ए लड़की, सोसाइटी में जो प्रेशर रहता है कि लड़की क्या करेगी, ऐसा वैसा ऊंच नीच हो जाएगा, तो फैमिली को थोड़ा उस चीज़ के लिए डर लगता है लड़की को आगे बढ़ाने में कि प्लेयर है, कुछ हो जाएगा,
ऐसा, तो वो ज़्यादा प्रायोरिटी स्पोर्ट्स को नहीं देते हैं और सिर्फ स्टडी को देते हैं। बट ऐसा नहीं है स्कोप, लेकिन बिहार में उतना स्कोप नहीं देखा जाता है कि हाँ पेरेंट्स को लगे क्या बच्चा कुछ कर सकता है, कुछ अचीव कर सकता है, तो ये सब प्रॉब्लम है। फैमिली में आपको किन से ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था? मम्मी है, पापा हैं, भैया हैं, सब सपोर्ट करते हैं, सारे सपोर्टिव सपोर्ट थे। करते हैं। और अभी फैमिली को देख रेख करने वाले कौन है? पापा पापा अर्न करते हैं, भैया भी अर्न करते हैं। एक मेरा सीरियस सवाल होगा आपसे, क्योंकि बहुत सी लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, और काफ़ी लड़कियां हैं भी आपकी तरह ब्रेवरी हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स का एक पीरियड जो हर महीने में आते हैं, तो ड्यूरिंग पीरियड और अगर जो पीरियड का डेट है सेम डेट पर अगर आपका कोई मैच आ जाए, कंपटीशन आ जाए, तो आप उस कंडीशन को कैसे फेस कर पाती हैं? भैया ये पीरियड्स तो हर मंथ का लगा रहता है। अगर हम उसको देखें कि पीरियड्स आ रहा है, पेन हो रहा है, तो हम कहीं जा नहीं पाएंगे। अगर कुछ करना है लाइफ में तो उसको साइड करना पड़ेगा, क्योंकि पेन तो वो होगा हर मंथ, हर बहुत कुछ होगा, 2 दिन 3 दिन का रेस्ट लेना चाहिए। बट अगर कुछ मैच है तो उसको साइड करके जाना चाहिए। ओके, इसमें कुछ डाइट का भी लेना देना होता है? जैसे हमारी जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, ज़्यादातर अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, कॉलेजेस में हैं, तो निकलने के बाद उनके सामने दिख जाता है स्टॉल, जहाँ पर आपको मिलता है 10 का 6, एक सूखा वाला एक्स्ट्रा ले लेती हैं वो, उसके बाद 25 का हाफ प्लेट भी आता है। आई होप दर्शक समझ पा रहे हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो क्या आपके साथ भी ऐसा सीन होता है, आप भी करती हैं? जी मैं करती हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं करती हूँ, बट एक लिमिट में कि हाँ उससे कुछ मुझे खराबी ना हो, या मैं उस चीज़ को अगर मैं ज़्यादा इनटेक लूँ तो फिर वो मेरे स्पोर्ट्स में कुछ ये नहीं हो, इफेक्ट ना आए उससे, है ना? तो ऐसा आपने देखा होगा कि जब आप खाती हैं, बाहर के फास्ट फूड्स यूज़ करती हैं खाने में, तो क्या आपके स्ट्रेंथ में, स्टैमिना में कुछ अप एंड डाउन आप फील करती हैं? ये अप एंड डाउन तो होता है। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इसको लेकर के? मैसेज बस यही दूंगी कि खाओ लेकिन लिमिट में खाओ, कि बॉडी का फिटनेस वगैरह जो स्ट्रेंथ है वो काबू में रहे। बेसिकली मैं ये कह सकूँ कि आप खाती हैं, लेकिन उस हिसाब से आप अपने आप को ट्रेन भी करती हैं जिम में जा करके, एकेडमी में जा करके, कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बॉडी पे कम लगे। जी, ओके। सप्लीमेंटेशन को लेकर के भी कई सारे मिथ चलते हैं हमारे कंट्री के अंदर कि एथलीट है और गेम्स खेल रहा है, तो बीइंग अ गर्ल क्या आप कोई सप्लीमेंट यूज़ करती हैं? नहीं, मैं तो अभी तक नहीं की हूँ, मैं नेचुरल रहती हूँ। तो अभी कभी ज़रूरत पड़े तो आप करेंगी ना? मैं नॉर्मली सप्लीमेंट्स का बात करूँ, लाइक प्रोटीन एंड क्रिएटिन, लाइक जो स्टैमिना और स्ट्रेंथ बिल्डअप करते हैं। हाँ, अगर आगे का थोड़ा मेरा बड़ा कि मैं आगे चल के बहुत अच्छा एक अच्छे स्टेज पे पहुंच रही हूँ, अर्न कर रही हूँ, तो शायद मैं भी सप्लीमेंट यूज़ करूँ। इट्स टोटली ऑल अबाउट अर्निंग, है ना? कि इस चीज़ से रिलेटेड मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा आप दोनों से। तो एक एनाबॉलिक्स एक शब्द है, स्टेरॉयड एनाबॉलिक्स। तो हमेशा हम सुनते हैं आए दिन कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो जिम जाते हैं, वो लोग अपने आप को इन्हेंस करने के लिए इन सब चीज़ों को या तो इंजेक्ट फॉर्म में लेते हैं या फिर टैबलेट फॉर्म, हाँ, उसको अपने बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं। तो क्या आपने भी कभी करा है एज ए एथलीट? अभी तक तो नहीं किया, बट इस चीज़ का आइडिया है कि आने वाले कुछ साल में मुझे वो चीज़ करना पड़ेगा। एज एन एथलीट मैं ये आप लोगों को भी खुल के बोलना चाहूँगा, कोई भी एथलीट प्रॉपर नेचुरल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो बॉडी एक उसका होता है लिमिट, वो लिमिट कोई भी ह्यूमन पार नहीं कर सकता है। अगर वो चीज़ को आप चाहते हो पार करो, तो कुछ आपको बाहर से बॉडी में डालना पड़ेगा। ये अभी तक तो मैंने लिया नहीं है, बट शायद कुछ सालों में मैं लूँ और मुझे लेना पड़े, क्योंकि एक एथलीट का मेन गोल होता है कि वो जो भी फील्ड में है उस फील्ड में वो टॉप पे रहे और वहाँ पर वो मेंटेन रहे। तो इस चीज़ के लिए इट्स नॉट कि आप सिर्फ खा पी कर वहाँ पर पहुँच जाओगे, ये चीज़ नहीं है पॉसिबल। आपको साइड से बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक्स। इन द सेंस मैं ये समझूं कि जैसा कि आपने कहा कि तब इंजेक्ट करना चाहिए, तब इस चीज़ को इंटेक करना चाहिए जब आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ में जाना तो अगर आप
इतना हो श्योर कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है। तो ये नहीं कि आप स्टार्ट करो, मतलब आप अगर कोई भी स्पोर्ट्स स्टार्ट कर रहे हो तो 1 2 3 साल, इनफैक्ट 4 साल खुद को ऐसे ही खींचो, नथिंग, खाओ पियो सो और अपना काम करो, ट्रेनिंग और नथिंग। हाँ, 4-5 साल के बाद जब बॉडी का एक होता है लिमिट, वहाँ जब आप पहुँच जाओ तो आप साइड से डालो, आपको डालना पड़ेगा। एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है इसमें? प्रॉपर गाइडेंस, अपने मन से कुछ मत, बॉडी में कुछ मत डालना, वरना ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। क्या होगा आपको पता है, शायद आपको भी होगा पता क्या क्या हो जाता है। वो तो तरुण गिल बता रहे हैं। एग्जैक्टली कुछ हो जाता है। तो एक, अगर आपको लेना ही है तो एक अच्छा कोच हायर कीजिए, उनसे आप सीखिए फिर लीजिए। ये हमारा बेस्ट आइडिया रहता है। अगर आपको अगर कुछ करना है इंजेक्ट, तो एक आप कोच हायर कीजिए, वही रहता है बेस्ट। आपने अभी तक शुरू किया? अभी तक नहीं। अभी तक नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप इनहेंस करेंगे, करना पड़ेगा उस चीज़ का, है ना? ओके। अभिषेक सर, आए दिन हम ऐसा देखते हैं एथलीट्स के अंदर, जब वो आर्म रेसलिंग खेल रहे होते हैं खास करके, तो कई बार ऐसा होता है कि गलत मूव करने से या फिर खेल के ही दौरान इंजरी आ जाती है। जी आपके साथ भी हुआ होगा, क्योंकि आप एक प्लेयर के साथ साथ एक अच्छे कोच भी हैं। जी जी। तो आप इस मैटर में क्या बताना चाहेंगे, जिनके साथ इंजरी होता है उसे रिकवर कैसे करें, उसे मोटिवेट कैसे रहें अपने आप में इस चीज़ से? और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँ कि इंजरी आते कैसे हैं, जी। कि जब आप अपनी ईगो में आते हो तो फर्स्ट रीज़न वो होता है कि अगर आपसे एक वेट उठ नहीं रहा है तो आप ईगो में आकर आप कैसे भी उस वेट को उठाते हो, कैसे भी, हाँ। तो उसमें एंगल यहाँ वहाँ होगा तो आपके हाथ में चोट आएगा ही आएगा। तो पहली बात, अपने ट्रेनिंग में आप अपनी ईगो को नहीं लाओ। जो गलती मैंने नहीं किया वो आप लोग ना करो। मैंने सेम गलती किया, ईगो में आकर मैंने वेट उठाया जी। और मेरे हाथ में, इनफैक्ट मेरे गोल्फर्स में और एल्बो के साइड में मैं इंजर्ड हूँ अभी भी, मुझे अभी भी हल्का हल्का पेन होता है। तो मैं लोग को बस ये बोलना चाहूँगी, पहली बात बी सेफ, ईगो में आकर हैवी वेट मत उठाओ। जो आपका है मतलब जो आपका है लेवल की, मुझे इतना ही वेट उठ रहा है तो आप उतना ही वेट उठाओ। स्लोली स्लोली आप आगे जाओ, वो रहेगा अच्छा। 10 से 20 अच्छा है, आप अगर 10 से चाहोगे हो जाए 50 तो वो ठीक नहीं है। तो पहली बात, आप सेफ रहो। और अगर आपको इंजरी होता है तो वो टाइम पे खुद को रिकवर होने का दो टाइम। वो टाइम पे नो कॉम्पिटिशन्स, जस्ट स्लीप एंड डाइट, नथिंग, नो कॉम्पिटिशन एंड नो आर्म रेसलिंग, जस्ट स्लीप एंड डाइट। हाँ, एक और चीज़, अगर मान लो अगर आपकी किसी एंगल में पेन है, इनफैक्ट मान लो आपके रिस्ट में पेन है, तो आप हैंड पे काम ना कर अपने एंगल पे काम कर लो। मान लो आपके यहाँ पर जो एल्बो वहाँ पेन है, तो आप यहाँ पर काम ना कर यहाँ पे काम कर लो, ओके। है ना? बट मेन आपका फोकस होना चाहिए आपके रिकवरी पर। रिकवरी। ईगो गेम में आप मत लाइए, ईगो लाएंगे तो आपका गेम खल्लास है। क्योंकि अगर आपका बॉडी ही फिट नहीं होगा तो फिर आप Exactly. कैसे खेल पाएंगे? रिकवरी होने का आप दो, बॉडी को टाइम दो, अच्छा डाइट दो, अच्छा स्लीप दो, बॉडी रिकवर हो जाएगी। बट इंजरी से थोड़ा सेफ रहिए, मैं बोलना चाहूँगा। बैक टू द पॉइंट, अभी आप लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो अपने फील्ड के अंदर, आपने नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया अपने आप को, आर्म रेसलिंग को अपने स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, तो इतना कुछ एफर्ट्स लगाने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको? लाइक होता है ना कि अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो कुछ आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए, चाहे वो जॉब के तौर पे हो या फिर और आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ कैश प्राइजेज, ये सब चीज़ें, कुछ ऐसा आपके गवर्नमेंट की तरफ से? ये देखिए, बात ये है ना कि अभी आर्म रेसलिंग जो गेम है ना, वो भी ग्रो कर रहा है, वो भी पूरी तरीके से ग्रो हुआ नहीं है इंडिया में। इनफैक्ट बिहार में वो भी ग्रो कर रहा है, और बिहार में मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, बिहार में आर्म रेसलिंग को ग्रो मैंने किया है। बिहार में आर्म रेसलिंग को लेकर जो किया है मैंने किया है, मैं और जो हमारा हेड टीम उन्होंने किया है। अभी इसलिए जो इस चीज़ को भी लेकर जो बिहार सरकार है वहाँ पे बात चल रही है, अभी तो नहीं बट आने वाले कुछ टाइम में शायद हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। ऐसे आए दिन, जैसे अभी गवर्नमेंट की बात हुई तो मैंने कई जगह न्यूज़ में देखा है कि जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव जी, वो काफ़ी स्पोर्ट्स को लेकर के बढ़ावा देते हैं स्पोर्ट्समैन को, तो उनके तरफ से कोई ऐसा आपके लिए रिएक्शन? अभी आर्म रेसलिंग को लेकर तो नहीं, क्योंकि आर्म रेसलिंग का
क्रेज़ अभी और आना बाकी है। जी, अभी आर्म रेसलिंग को लेकर तो हमें कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये सिर्फ़ बिहार की बात है, ब बाहर के स्टेट्स में आप अगर देखते हैं तो वहाँ है। वहाँ इनफैक्ट अच्छा खासा प्राइज़ मिलता है। इनफैक्ट अभी तो शायद एसएसबी में आर्म रेसलिंग आ चुका है। बिहार में भी आई थिंक है, बिहार पुलिस, तो वहाँ भी आर्म रेसलिंग आ जा चुका है। तो अभी स्लोली ग्रोथ हो रहा है इसका। और आने वाले टाइम में ये गेम हर जगह होगा, ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में, इनफैक्ट हर जगह होगा ये गेम। इतना आइडिया है, देख के लगता है। अभिषेक उस्ताद, मैंने एक बात आपके बारे में सुनी थी, आप बताइएगा किस हद तक वो सही है, क्योंकि आपने अभी बताया ना कि मैंने आर्म रेसलिंग को बिहार में काफ़ी बढ़ावा देने का प्रयास भी करा है अपनी तरफ से, और आप लेके भी जा रहे हैं। तो क्या ये बात सच है कि आप आर्म रेसलिंग में जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं? जी, मैं अभी तक जिन लोगों को भी सिखाया है, शायद कुछ लोग को छोड़कर, क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ, हमें भी कुछ नीड्स होती है, हमारा डाइट, हमारा खर्चा कहाँ से पूरा होगा। तो मैंने जहाँ तक हमसे हुआ, मैंने हर एक बच्चे को फ्री ट्रेनिंग दिया था। इनफैक्ट अभी भी मैं हर संडे जो मैं रखता हूँ प्रैक्टिस सेशन, उसमें शायद 25-30 बंदे हर संडे आता है। लेकिन मैं किसी एक से भी कुछ नहीं लेता। मैंने एक टाइम पे लिया था, 1-2 बंदों से शायद, वो टाइम पे मुझे कुछ नीड था, तो मैंने लिया। उसके अलावा मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं लिया। मैं सबको फ्री ट्रेनिंग देता हूँ, क्योंकि जो हमको सिखाया है, वो हमको फ्री में ही सिखाए थे। जो हमारे कोच हैं, वो एज़ अ कोच बोल सकते हो, वो हमारे भाई भी हैं। उन्होंने भी आज तक हमसे कुछ नहीं लिया। तो जिनसे हम सीखे, जब उन्होंने हमसे कुछ नहीं लिया, तो मैं किसी से कुछ क्यों लूँ। बिल्कुल। हम भी सबको ज्ञान फ्री में दे रहे हैं और आगे भी देंगे। बहुत ही अच्छी बात है अपने आप में कि आप जिस सिचुएशन से गुजरे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन भी उस चीज़ को फेस करे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है अभिषेक सर। वैसे एक कॉमन क्वेश्चन होगा आप दोनों के लिए, क्योंकि आपने रेसलिंग, कुश्ती छोड़ करके आर्म रेसलिंग में आए, आप कबड्डी छोड़ करके आर्म रेसलिंग में आई, तो ऐसा क्या इरादा क्या था आप दोनों का कि आर्म रेसलिंग में आकर के कुछ तो करना है ना, मतलब क्या इरादा था इसके पीछे? पहले आप बताइए रिया मैम। सबसे पहले भैया बात होती है इंटरेस्ट की। कबड्डी में इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं है नहीं था, बट पढ़ाई का भी प्रेशर था कि कुछ करना है, क्योंकि बिहार में उतना स्कोप है नहीं जॉब वॉब को लेके स्पोर्ट्स में। तो पढ़ाई पे चल रहा था, फिर अचानक से आर्म रेसलिंग का मैच हुआ, ये हुआ, तो उसमें इंटरेस्ट जागा। तो करते करते अभी प्रैक्टिस जो भी है अभिषेक भैया के कारण ही है। वो बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत। जो आप बोले पैसा के बारे में, भैया सच में पैसा नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं भैया। और भैया ये भी बोले थे, कोई भी दिक्कत है तुम बोलो, हम तुमको ये करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जहाँ से भी होगा मैं करूँगा सपोर्ट, भैया बोले थे सर। सेम चीज़ आपके लिए सर? मेरे लिए तो एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि मैंने रेसलिंग स्टार्ट कैसे किया था। एक मेरा फ्रेंड था, ठीक है, जब मैं यहाँ नहीं, शायद मैं कहीं बाहर था, एक मेरा फ्रेंड था। मैं उसके घर गया था किसी काम की वजह से। तो मैंने वहाँ पर फर्स्ट टाइम था देखा WWE, शायद आप भी जानते ओके, हाँ, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम था देखा WWE। तो वहाँ मैंने एक एथलीट को था देखा है, जिनका नाम था जॉन सीना। जॉन सीना, माय आल्सो माय फेवरेट। एग्जैक्टली। तो उनको देख कर ना, मैंने एग्जैक्टली वही टाइम बोल दिया था अपने फैमिली को भी कि मैं हर चीज़ छोड़ के मुझे रेसलिंग करना है। मैं उसका इतना बड़ा फैन वो टाइम पे बन गया था कि मेरा हर जगह जॉन सीना। तो मैं उनको ही देखकर अपना रेसलिंग स्टार्ट किया था, क्योंकि एक था गोल मेरा वो टाइम पे कि मुझे वहाँ पहुँचना है, WWE तक। एग्जैक्टली पहुँचना है मुझे। इनफैक्ट मैंने उसके लिए बहुत ट्राई भी किया था, क्योंकि इंडिया के कुछ एथलीट्स हैं जो बाहर गए हैं, उसमें ज्वाइनिंग किए हैं। तो मैं इनफैक्ट उनसे भी वो टाइम पे बात किया था, हम लोग का बातचीत वो टाइम पे था, ठीक है। तो वही रेसलिंग मैंने स्टार्ट किया। लॉकडाउन के बाद हमने रेसलिंग स्टार्ट किया। मैंने 2 से 3 साल रेसलिंग किया। हमारा नेशनल में आया मेडल। मैंने एक एथलीट आपके स्टेट के लिए ला रहा है मेडल, शायद एक स्टेट को उसके लिए कुछ करना चाहिए। ऑब्वियसली। हमारे स्टेट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। किस स्टेट से था आप उस टाइम? बिहार।
बिहार से एग्जैक्टली मैं सारागंज बिहार से खेला, तो हमारे स्टेट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो मैं एक एज एन एथलीट थोड़ा लगा कि जब हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा तो शायद उस गेम को लेकर मेरा थोड़ा वो होने लगा, नहीं बढ़ते हैं यहाँ से। डिमोटिवेट से हो गए थे। एग्जैक्टली फिर एक फ्रेंड ने बोला आर्म रेसलिंग स्टार्ट करो, हमने स्टार्ट कर दिया और अभी जो है चल रहा ट्रेनिंग। रेसलिंग के दिलों में जब आप रेसलिंग कर रहे होंगे तो उन दिनों कोई एक वाकया, कोई ऐसी इंसिडेंट, कोई मोमेंट क्रिएट तो ज़रूर हुआ होगा जो आपको शायद लाइफ टाइम आप उस चीज़ को भूल ना पाओ। रेसलिंग और आर्म रेसलिंग? आर्म रेसलिंग जी। हाँ एग्जैक्टली एक टाइम पे जब मैं यूपी में एक कंपटीशन खेलने गया था, तो वहाँ मुझे 2-3 एथलीट्स मिले। तो और मैं वो टाइम पे जस्ट शायद मेरा 1 साल हुआ होगा ये आर्म रेसलिंग स्टार्ट किए हुए। तो मेरे को वो टाइम पे उतने लोग मुझे जानते नहीं थे, कुछ लोग थे जानते। तो मैं यूपी खेलने गया तो वहाँ मुझे 2-3 एथलीट्स मिले, तो वो एज एन इतना मेरे लिए लव या बोल सकते रिस्पेक्ट शो किए ना, कि मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ में। इनफैक्ट उनमें से एक बंदा मेरे से मिलकर रो रहा था कि भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ। तो एग्जैक्टली तो वो टाइम पे लगा कि भाई कि अभिषेक भाई आप कुछ कर रहे हो, बस कुछ ना कुछ हो जाएगा आगे, बस आप इसी गेम में लगे रहो। ये बात सच भी है क्योंकि मैंने इनसे जब पहली बार मुलाकात हमारी हुई थी तो काफ़ी पोलाइट नेचर, क्योंकि मैं ऐसा देखते रहा हूँ शुरू से जगह जगह जा कर के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके अंदर एक थोड़ा ना थोड़ा ये माइंडसेट होता है कि जो बिगिनर्स हैं, जो अभी खेल रहे हैं, शुरुआत किए, उनसे अपने पर्सनालिटी को थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। उस भीड़ के अंदर अपने आप को डिस्टेंस में रखते हैं क्योंकि उनके अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा सीन होता है कि मैं कितना भी हूँ तो अभी प्रोफेशनल हूँ इस फील्ड में। लेकिन अभिषेक सर का ऐसा कोई भी बिहेवियर नहीं था। ये हमारे बीच में थे, ये हमारे आसपास में रह करके हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जो प्लेयर था जो थोड़ा कहीं चूक गया हो उसे ये बता भी रहे थे कि भाई तुम्हारी यहाँ पर ये मिस्टेक हुई थी, इसको ऐसे सुधारना है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके अंदर, शायद यही कारण है कि लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आपको इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं। ओके वैसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा क्योंकि आए दिन कई एथलीट होते हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, तो उनके लाइफ में कहीं ना कहीं पहुँच करके एक ये प्राव ज़रूर आता है कि आपको सब कुछ हैंडल करते हुए, अपने फैमिली को हैंडल करते हुए, अपने सोसाइटी को देखते हुए, ट्रेनिंग के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ को कैसे वो बैलेंस करें, क्योंकि आप दोनों ही कई हद तक एक्सपीरियंस्ड हैं इस स्पोर्ट्स में। तो मैं पहले जानना चाहूँगा रिया मैम आपसे कि आप अपने ट्रेनिंग के साथ साथ पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज और बैलेंस करके चलती हैं। भैया मैनेज तो करना पड़ता है बहुत, क्योंकि मैं पटना में आई हूँ तो ऐसा नहीं स्पोर्ट्स की वजह से आई हूँ, मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन करती हूँ इस वजह से आई हूँ। तो मुझे उधर भी फोकस करना पड़ता है क्योंकि पापा मम्मी का ये है कि कुछ बनो, कुछ ये करो, इसके वजह से उस वहाँ पढ़ाई को कंप्लीट करके फिर जाके प्रैक्टिस करो, ये सब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब जो बाकी का टाइम होता है पढ़ाई लिखाई से, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस हाँ जाते प्रैक्टिस हैं, है करते ना? हैं। ओके आप कैसे करते हैं गुरुजी, आप बताइए। शायद ये चीज़ आप लोग थोड़ा और लगे, हमारा मैंने हर चीज़ से मोह माया हटा दिया। मेरा सिर्फ यही काम है, खाना पीना सोना ट्रेनिंग, हमारा लाइफ में और कुछ नहीं। मतलब एक तरह से कहें कि आप अपने आप को त्यागी बना चुके हैं कि मैंने पूरी दुनिया को त्याग दिया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करना है और जीतना है। एग्जैक्टली मुझे जीतना है, चाहे जो हो चाहे जो जाए मुझे जीतना है। ये जज्बात मैं शायद बहुत रेयरली देख पाता हूँ। वो कहते हैं ना ब्लड ग्रुप्स में एक ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, शायद अगर आप में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं भी है तो आप रेयर हो, है ना? ओके पर्सनल लाइफ से मैं अभी जो पूछ रहा था, तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मेरे एक पर्सनल सवाल है आपसे। मैं शायद स्क्रिप्टेड नहीं रखा इस चीज़ को कि आपका नाम इतना है, लोग जानते हैं, आप ट्रेनिंग भी देते हैं, है ना? तो ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है, बॉयज़ भी होते हैं आपको फॉलो करते हैं, आपसे सीख रहे होते हैं, उस पीरियड में गर्ल्स भी होती हैं। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन ज़रूर होता होगा आपके फ़ैन फॉलोअर्स में, गर्ल्स के अंदर, कि अभिषेक सर
इतने अच्छे हैंडसम पर्सनालिटी के, इतने अच्छा अचीव कर रखा है, तो क्या उनको आप संदेश देना चाहेंगे कि आप चांस मारे या ना मारे? नहीं जी, एक बंदी है मेरी भाई। अगर मैं और कहीं ट्राई किया तो मैं ऐसे गोली खाऊंगा, इसलिए नो, नथिंग। एक है मेरे लिए, वो एक काफी है। बहुत ही पोलाइट और काफ़ी जो है ना कॉमन सा आंसर, मतलब बहुत ग्राउंड लेवल का बात आप करते हैं ना। ओके, लास्ट में एक चीज़ और आपके थ्रू बुलवाना चाहूँगा कि कोई एक ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी बात आपके लाइफ से जुड़ी हुई जो आपके फॉलोअर्स अभी देखे इस वीडियो को तो उनको सुन करके थोड़ा शॉक लगे। एक तो आपने अभी जस्ट बोल दिया। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़? ऐसी तो शायद शौक लगे। हाँ, बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं कि मैं कुछ लेता हूँ, इनफैक्ट जो आपने कहा था ओके, anabolics। एनाबॉलिक्स की जो बात हो रही है। बट मैं रियलिटी बोलता हूँ कि मैं अभी तक कुछ नहीं लिया हूँ, ये रियलिटी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप ले रहे हो, मैं बाहर खेलने के वहाँ भी बोले, बट नहीं, मैं आज तक कुछ नहीं लिया हूँ। हाँ, ये एज एन एथलीट जो लेते हैं, हर कोई वे हो गया, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, ये सब तो ऑब्वियसली सारे यूज़ करते हैं। मैं बस वही यूज़ किया हूँ आज तक, और कुछ नहीं यूज़ किया। वैसे एक बॉडी बिल्डर हैं, मिस्टर राजू खान नाम है उनका, जो कि एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। उन्होंने मुझे इस बात के बारे में एक चीज़ बताया था कि अगर आपको जब लोग कहने लगे कि तू माल ले रहा है, तूने स्टेरॉइड लगाया है, बॉडी को इन्हेंस कर रहा है, तो तू समझ जा कि तू अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये तेरे लिए पॉजिटिव मैसेज है लोगों की तरफ से कि तू उनके नज़र में आ रहा है अब। तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कि लोग अब आपको अच्छे तरीके से नोटिस कर रहे हैं, आप अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ओके, मैं अपने शो के माध्यम से मैं चाहूँगा रिया मैम कि आप खासकर जो गर्ल्स आना चाहती है इस इंडस्ट्री के अंदर, उनको कुछ भी अपने तरीके से एक मैसेज ज़रूर दें। पहली बात भैया, गर्ल्स बहुत मैं एक चीज़ के लिए टोकना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं आप सबसे छोटा हूँ, मैं सिर्फ 22 साल का एक लौंडा हूँ। 22। शायद एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, मैं आपसे एक साल छोटा हूँ, मेरा 21 साल उम्र है। और आप? मैं 23। मैं तो आपको भैया ही बोलूँगा। एज अ रिस्पेक्ट मैं भी आपको भैया ही बोल देती हूँ। इट्स ओके। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप हमारे? मैसेज भैया क्या बोलूँ, गर्ल्स ज़्यादा नहीं आती है खेलने के लिए। मैं आज भी गई कंपटीशन में, 2 से 3 4 लड़की आती है बस, क्योंकि उसके फैमिली में बहुत सारा प्रेशर है। मेन क्या होता है ना, मैं गांव से आई हूँ, गांव में लड़की को एजुकेशन तो दूर की बात है। कौन से गांव से? मैं कटिहार जिले की हूँ। बिहार से। जी, एजुकेशन तो दूर की बात है, स्पोर्ट्स में तो कोई ये है नहीं कि हाँ भेजा जाएगा, बट कुछ लड़की कर रही है तो फिर फैमिली का ये हो जाता है कि कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी। कोई एसोसिएशन वगैरह नहीं है कि हाँ प्रॉपर कि हाँ इसमें आके खेलो, ये वो कुछ नहीं होगा। अगर किसी लड़की को मिल रहा है चांस तो वो आए, घर से बोले, मनाए कि हाँ कुछ हो सकता है मम्मी पापा, तो वो जरूर आए खेले, क्योंकि कंपटीशन बिहार में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना के वुमेन्स बराबर। के लिए वो एक अच्छी बात है, गर्ल्स के लिए, क्योंकि अभी बिहार में कंपटीशन बहुत कम है, ये बहुत कम है। तो आप अभी चाहो तो खेल के अपना नाम कर सकते हो, नहीं तो क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत कंपटीशन होने वाला है हर जगह ही। नेशनल में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, बट केरला में होने की वजह से मैं जा नहीं पाई, क्योंकि वो काफ़ी दूर था, नहीं तो मैं भी जाती। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप डिस्टेंस की वजह से छोड़ दी या फिर कुछ और रीज़न था? नहीं, डिस्टेंस के मेन डिस्टेंस था, और गर्ल्स तो कोई है ही नहीं कि एक होता है ना पेरेंट्स को बोलने के लिए, नहीं कि एक गर्ल्स भी जा रही, 2 गर्ल्स भी जा रही, क्योंकि पेरेंट्स का थिंकिंग है कि नहीं गर्ल्स के साथ थोड़ा सेफ रहती, क्योंकि बॉयज़ को हर कुछ शेयर नहीं कर सकती है ना, इसीलिए तो थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। नेक्स्ट ईयर जरूर जाऊंगी, कोशिश तो ये जरूर है। मैं इस बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा पेरेंट्स को स्पेशली कि अगर आप इन्हें रोक रहे हैं जाने से तो शायद आप आने वाले जनरेशन को भी रोक रहे हैं जाने से। अगर आज ये नहीं गए खेलने तो हो सकता है कल को जिस भी लड़की को जाना होगा और वो अपने घर पर जब बोलेंगी कि मेरे साथ कोई लड़की नहीं है जाने के लिए, तब उनके पेरेंट्स भी रोकेंगे कि आप मत जाओ क्योंकि आपके साथ कोई लड़की नहीं है जाने के लिए। तो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें जाने दें,
ऐसा नहीं है कि ये दूसरे जगह चले जाएंगे या फिर इनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आप प्रॉपर मॉनिटरिंग में देखो ना, आपकी गाइडेंस अच्छी है, ये इनके अंदर जज्बात अच्छा है कुछ करने का। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसे थिंकिंग को थोड़ा सा साइड करते हुए हमारे स्टेट के गर्ल्स को भी मौका मिलना चाहिए बाहर जाने के लिए। अभिषेक सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको किसी चीज़ में हॉबी है, आपको अगर किसी चीज़ में मन लगता है तो आप करो। अगर हम में कुछ अच्छा है तो मैं किसी भी फील्ड में मैं अपना इनकम कर सकता हूँ, किसी भी फील्ड में। अगर हम में है कुछ, आर्म रेसलिंग में हम जब आए थे तो बिहार में वो टाइम कुछ नहीं था आर्म रेसलिंग को लेकर, बट आज है ना, आज तो है ना बिहार में, जो भी है ना, हर फील्ड में यही है। आप अगर चाहो तो उस फील्ड में आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो आप लोग को जो चीज अच्छा लगे वो आप करो, ट्राई तो करो, कम से कम ट्राई तो करो, ना से चाहो से। बस यही लोग को बोलना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आप दोनों ने, और हमारे शो पर आए, हमारे साथ शो का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा, मैं प्रे करूंगा कि आप इसी जज्बात के साथ आगे बढ़ते रहें, नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड चैंपियन बने और इंडिया को बहुत बड़े लेवल पर ले जा करके रिप्रेजेंट करें। और मैं अभी से एक पॉइंट रख देता हूँ कि जब आप वहाँ तक पहुँच जाए तो हमारा फिर से एक पॉडकास्ट जरूर हो यहाँ। डन डील। मैं कुछ बोलूं, मैं Please. 2 लोग का नाम लेना चाहता हूँ। एक है, दोनों हमारे भाई जैसे हैं, एक है संजय देसवाल, एक है हमारे मुदस्सर आलम। मैं जो हूँ आज इन्हीं 2 लोग की वजह से हूँ। मैं जहाँ भी हूँ, स्टार्टिंग से ये दोनों हमारे साथ थे। ये दोनों हमारे कोच हैं। तो स्टार्टिंग से इन्होंने हमें आर्म रेसलिंग सिखाया, क्या खाना है क्या नहीं, इन्होंने बताया एज अ भाई की तरह। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। अगर हमारे लाइफ में ना होते तो शायद मैं आज कुछ नहीं कर रहा होता, अपना बैठ के पढ़ रहा होता। वो एक कहावत है ना हमारे यहाँ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव। वो दोनों हमारे गुरु हैं, दोनों हमारे गुरु हैं। तो संजय सर और आलम सर, मैं बहुत खुश हुआ आपके इतने होनहार स्टूडेंट से मिल करके, जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में और काफ़ी हद तक अच्छा करेंगे आगे ले जा करके। और आप कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख करके प्राउड ज़रूर फील कर रहे होंगे, इनफैक्ट आगे भी करेंगे। थैंक यू सो मच ऑन्स अगेन हमारे शो पे आने के लिए, हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं इसी तरीके के रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज़ को आप तक पहुंचाता रहूंगा, और बने रहें हमारे शो के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।